प्रीवियस क्लास में हम लोग देख लिए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी और उसका एप्लीकेशन समझ लिए थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायमेंशन का क्या एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तीन एप्लीकेशन है डायमेंशन का। पहला एप्लीकेशन होता है करेक्टनेस चेक करने के लिए कि कोई भी गिवन क्वांटिटी करेक्ट है या फिर कोई भी गिवन इक्वेशन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है ना। तो पहला इसका एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, कोई भी गिवन इक्वेशन करेक्ट है या फिर नहीं है, ये चेक करने के लिए इसको यूज किया जाता है। सेकेंड इसका यूज है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। एक सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे सिस्टम में कितना होगा इसको मालूम करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डायमेंशन को। और थर्ड है टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिजिकल बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं और उसमें किस पर डिपेंड कर रहा है ये आपको दिया रहेगा। तो रिलेशन डेराइव करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन मेथड यूज़ करते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके हम लोग सबका एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं फर्स्ट वाला, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। कैसे चेक करेंगे कोई गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या नहीं है, ये कैसे हम लोग चेक करेंगे? तो अगर गिवन इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड हो जाता है तो वह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो इसको लिख लो एक लाइन, इफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड in the given equation, then that equation is dimensionally correct. Dimensionally correct. अगर किसी गिवन इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड हो गया, इसका मतलब वह इक्वेशन जो होगा वह डायमेंशनली करेक्ट होगा। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहलाता है? क्या कहता है? यह कहता है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसके हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो एक इक्वेशन लिखते हैं और उसका करेक्टनेस चेक करते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। इसका चेक करना है कि ये करेक्ट है या फिर रॉन्ग है ना।
तो चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड हो जाएगा तो यह डायमेंशनली करेक्ट हो जाएंगे और क्या। तो चेक करो, जैसे ए है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ। यू है इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखोगे, एल टी माइनस वन, टी क्या है, टाइम। हाफ कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का जनरली आपको बताया था कि डायमेंशन लेस होता है। ये है एसेलरेशन, ये डायमेंशन लेस हो गया, ए हो गया एसेलरेशन, एल टी माइनस टू हो गया और ये हो गया टी स्क्वायर। अब देखो एल और यहाँ पे देख रहे हैं कैंसिल हो गया, एल हो गया, ये भी तो कैंसिल ही हो जाएगा एल। तो क्या देख रहे हैं कि हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया। क्या हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, तो अगर इसमें कह देते हैं कि यू टी प्लस ए टी स्क्वायर को चेक करो डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है, तो फिर से आप चेक करके बता सकते थे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया और ये टाइम हो गया। तो ये हो गया एल और यहाँ भी एल और यहाँ भी एल, तो यह भी तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया। लेकिन समझ रहे हो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो यहाँ से तो एक बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जैसे ये वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें वैलिड हो गया है, लेकिन ये एक्चुअली जो है वह करेक्ट नहीं है। तो इसमें एक नोट करके आप पॉइंट याद रखेंगे कि अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो उसकी गारंटी नहीं है कि एक्चुअली करेक्ट होगा, लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग हो जाएगा तो उसे करेक्ट होने का थोड़ा सा भी चांस नहीं होगा। तो थोड़ा इसको नोट करके आप लिख लो, पॉइंट करके नोट करके लिख लो। इफ इक्वेशन इज डायमेंशनली correct, then that equation may be actually correct or wrong, but dimensionally wrong equation will be always wrong। अगर डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन हो गया तो वह करेक्ट होने का चांस ही नहीं है, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वह करेक्ट हो भी सकता है और रॉन्ग भी होने की प्रोबेबिलिटी है। वह एक्चुअली, जैसे देखो ये डायमेंशनली करेक्ट है तो ये एक्चुअली भी करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट और मे बी रॉन्ग, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। इस नोट को आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए तो एक और थोड़ा सा चेक कर लो ना, एक और चेक करते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड का फार्मूला जानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम लिख देते हैं और उसका करेक्टनेस चेक करके बताना है। एक और देख लेते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड। टीएच सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट है, उसका करेक्टनेस चेक करो। तो ये होता है एस इजकल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए। ठीक है,
चलिए इसका करेक्टनेस चेक करते हैं। यह th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। चलो करेक्टनेस चेक करते हैं। यह a से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका l, ये है इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखोगे lt माइनस 1, t टाइम है, 2 तो कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यह एक्सेलरेशन है lt माइनस 2। तो ये हो गया l, यहाँ हो गया lt माइनस 1 और ये कितना हो गया lt माइनस 1। क्या देखने में लग रहा है? फर्स्ट टाइम तो इसे देखने में यही लग रहा है कि ये इक्वेशन जो है वह डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक टर्म का डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं हुआ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसमें वैलिड नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट साइट में ये देखने से लगता है कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन याद रखना, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है और एक्चुअली भी करेक्ट है। डायमेंशनली कैसे करेक्ट है? तो इसमें एक बात याद रखना, इसके डेरिवेशन से पता चलेगा। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ भी 1 सेकेंड मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा और यहाँ भी 1 सेकेंड मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता ही है ना। डेराइव करके अभी समझा देते हैं उसको। तो अगर यहाँ पर 1 सेकेंड मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा तो इसका डायमेंशन आप क्या लिखोगे, t लिखेंगे ना, और इसका भी तो टाइम का डायमेंशन t लिखोगे ही, तो यहाँ भी t हो जाएगा और यहाँ भी t हो जाएगा। अब बताओ l यहाँ कट जाएगा ना ऐसे, प्लस यहाँ भी तो कैंसिल हो गया। अब बताओ ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट। तो याद रखना th सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है वह डायमेंशनली भी करेक्ट है और एक्चुअली भी करेक्ट है। फर्स्ट साइट में देखने से लगता है क्या कि ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन हो गया, लेकिन डेरिवेशन जब करोगे ना तो यहाँ पर 1 सेकेंड आ जाता है मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो u इंटू 1 अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, u ही रखेंगे ना। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम ही रह जाएगा। अब इसके डेरिवेशन से कैसे आएगा ये, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। यह th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन हम करके समझा देते हैं कि यहाँ पर 1 सेकेंड रहता ही है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि यह डायमेंशनली भी करेक्ट है और एक्चुअली भी करेक्ट है। थोड़ा सा देखो, 2 मिनट लगेंगे इसमें। देखो डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड का फार्मूला हम डेराइव करके समझा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड का, जैसे मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर लेता है, इनिशियल स्पीड u से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है और t टाइम में ये डिस्टेंस चला गया, तो ये s1 कह दो t टाइम में। th सेकेंड कितना टाइम होता है, th सेकेंड लास्ट सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड जो होगा ना वह th सेकेंड होगा। जैसे कह देते 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड कितना, 5 सेकेंड नहीं है, यह 4 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा और एक जो 4 के बाद जो 1 सेकेंड होगा वही 5th सेकेंड होगा। जैसे कोई कहता है 6th सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगा और 1 सेकेंड जो आएगा वह 6th सेकेंड होगा। उसी तरह से अगर th सेकेंड हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हो गया t सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा t माइनस 1 सेकेंड, और ये जो 1 सेकेंड है ना यही हो गया th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेना है। मान लो t सेकेंड में s1 गया, t माइनस 1 सेकेंड में s2 गया, तो th सेकेंड जो लास्ट 1 सेकेंड है उसमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, यह s1 में से s2 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो s1 अगर निकालना होगा तो टाइम कितना रखना पड़ेगा हमें t, और s2 निकालना होगा तो टाइम कितना रखना होगा t माइनस 1। चलिए तो s1 पहले लिख देते हैं हम लोग,
तो S1 क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर S2 लिखेंगे तो u हो गया t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। अब चलो th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कैसे निकालोगे? तो ये S1 माइनस S2 करेंगे ना, S1 माइनस S2, तो यहाँ पर करके समझा देते हैं। देखो ऊपर मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लो, और S1 माइनस S2 करके हम दिखाते हैं यहाँ पर। चलो S1 माइनस S2, एस लिख रहे हैं S1 माइनस S2, तो S1 का वैल्यू ये है, रख दो पूरा पूरा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें से माइनस हमें इस टर्म को करना है, माइनस करना है, देख रहे हो ना। चलो एक बार ऐसे लिख दो ना, पूरा लिख देते हैं, t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। चलो और थोड़ा सा इसको हम नीचे लिख देते हैं, रुक जा। यहाँ पर S1 माइनस S2 रखना है ना, यहाँ से लिख देते हैं। देखो S1 का वैल्यू इसको पहले लिखो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और S2 ये वाला टर्म लिखते हैं, u हो गया t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना। चलिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, देखो समझो। सिंप्लीफाई करो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी करते चलो ना, u इंटू टी माइनस यू हो जाएगा ना, तो ut हो गया, देखो यहाँ पर माइनस यू हो जाएगा, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है, यही ना। अब देखो यहाँ से u इंटू टी तो किए थे, यहाँ से u इंटू 1 भी तो किए हो, तो इसको हम दूसरे कलर से 1 सेकेंड जो मल्टीप्लाई में आया है ना, उसको अलग हम कलर से ऐसे 1 सेकेंड दिखा दिए। क्लियर है। अब देखो ये वाला और ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, तो हमारा एस जो मिला वह कितना मिला u, और ये 1 सेकेंड मल्टीप्लाई फॉर्म में रहा, तो इसको 1 सेकेंड हम रेड कलर से दिखा दे रहे हैं, ऐसे समझ में आता रहेगा। अब ये दोनों में देखो कितना कॉमन है, ये दोनों में देख करके बताओ तुम। इसमें तो हाफ ए कॉमन हो गया, यहाँ टी स्क्वायर, और यहाँ कितना t माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना। और लिखो u हो गया, यहाँ पर 1 सेकेंड हम लोग अलग कलर से ही दिखाते रहेंगे, प्लस हाफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब दोनों को ऐड करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तो आता ही होगा आप लोग का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पर ब्रेक करो, पहले दोनों को ऐड कर देते हैं, तो t प्लस टी माइनस 1 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा बताओ 2t माइनस 1। फिर इसमें इसको माइनस करो, t माइनस, इसको माइनस कर रहे हैं, देखो माइनस t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। चलो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब ये s जो हो गया u हो गया, और ये अलग कलर से दिखा रहे हैं, उसको कलर से दिखाते ही रहेंगे। चलो इसके बाद देखो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो गया 2t माइनस 1/2 इंटू ए, और यहाँ देखो ये 1 तो बच गया है ना, तो ये 1 क्या सेकेंड ना, तो 1 सेकेंड यहाँ पर बच गया। तो आपको जैसे बताए थे डायरेक्टली कि यहाँ पर e इंटू 1 सेकेंड मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, यहाँ भी 1 सेकेंड मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, और ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट होता है और एक्चुअली भी करेक्ट हो जाता है। क्लियर है।
तो इसके बारे में th सेकेंड वाला फार्मूला के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि बताओ कि यह डायमेंशनली करेक्ट है, एक्चुअली करेक्ट है या दोनों करेक्ट है। तो क्या होगा, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशनली भी करेक्ट है और एक्चुअली भी करेक्ट है। क्लियर है। तो करेक्टनेस चेक करने आ गया। अगर कोई गिवन इक्वेशन डायमेंशनली रूप से करेक्ट हो जा रहा है तो याद रखना वो करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग हो गया तो उसे करेक्ट होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में है टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। इसके लिए एक टर्म हम लोग याद रखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे एक्सप्रेस किया जाता है एन इंटू यू के फॉर्म में। एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इंटू यू। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो 2 मीटर पर सेकेंड, एन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू है यूनिट। जैसे 2 kg कह देते हैं, 4 लीटर कह दिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के फॉर्म में आ रहा है ना। और याद रखना है किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे कोई भी सिस्टम हो, नोन हो अननोन हो, एन इंटू यू का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। फॉर एनी सिस्टम एन इंटू यू का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। और इसी को यूज़ करते हुए हम लोग एक सिस्टम में अगर वैल्यू दिया हुआ है दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एराइज कर देता है, तो इस कहाँ से ये वाला क्वेश्चन कैसे एराइज करेगा यहाँ से वो समझ लेते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा उसको समझ लो पहले। यहाँ समझते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, इसमें लिखा रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ यूनिट। और स्टेटमेंट सेकेंड, यूनिट इज द फंक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है। आपसे प्रॉब्लम में कहेगा कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले हम लोग फंक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो, जैसे हम फंक्शन पहले समझ लेते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हो तो हम क्या लिखते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। क्यों ऐसा बोल रहे हो कि y जो है x का फंक्शन है,
क्योंकि x का वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज कर देंगे y ऑटोमेटिकली चेंज कर जाएगा, इसीलिए हम लोग कहेंगे y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। फिर से सुनो, x का वैल्यू अगर चेंज कर दिए तो y अपने आप चेंज हो जाए, तब हम कहते हैं y इज़ द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब समझो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ द फंक्शन ऑफ यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूनिट चेंज कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यूनिट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आप चेंज कर देंगे तो यूनिट चेंज कर जाएगा। अब इसमें से बताना है कौन किसका फंक्शन है, क्लियर है? चलो, तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट वाला कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ यूनिट। इसका मतलब कोई एक हम एग्जांपल ले लें, सॉल्यूशन में समझ लो। जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। अब ये कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ यूनिट। इसका मतलब यूनिट अगर चेंज कर दिया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ यूनिट चेंज करके देखो तो ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको मान लो हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखना चाहेंगे तो क्या यहाँ पर 2 ही रहने दोगे कि चेंज कर दोगे? चेंज हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 200। मतलब अगर यूनिट मैंने चेंज कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप चेंज हो गया। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है? यूनिट पर डिपेंड कर रहा है। डैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ यूनिट। हो गया ना? तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू लग गया, ये तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? ट्रू है। अब थोड़ा सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में समझो तो ये क्या कहता है? यह कहता है यूनिट इज द फंक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना? मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बदल देंगे तो यूनिट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम चेंज कर दिए, मान लो 4 कर दिए, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? क्या नहीं। 5 कर दिए, क्या चेंज हो जाएगा? क्या नहीं चेंज होगा। क्लियर है? तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दोगे तो यूनिट चेंज नहीं होगा, इसलिए यूनिट इज द फंक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यह स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गए। आई बात समझ में? तो पहला इसमें टाइप का जो क्वेश्चन मिलता है स्टेटमेंट बेस्ड n इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट में, वह इस तरह का मिलता है। दूसरा हो गया किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना रहेगा, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। चलो देखो, कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्ग। 1 जूल एनर्जी को अर्ग में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें यूनिट मालूम है और एक सिस्टम में देखो जूल है, जूल किसका यूनिट हो गया? एनर्जी का। ठीक है, तो जूल एनर्जी का यूनिट किस सिस्टम में होता है? एसआई सिस्टम में। तो एक तो आपको एसआई सिस्टम दे दिया और दूसरा यहाँ पर अर्ग बोल रहा है, वह कौन सा सिस्टम में होता है? सीजीएस सिस्टम में, है ना? और आप जानते हैं n इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो n1 u1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इंटू u2। अच्छा, u है यूनिट, यूनिट जूल है ना? जूल का अगर हम लोग एनर्जी का देखें डायमेंशन, तो आपको एनर्जी का डायमेंशन मालूम है, कितना होता है? ml² T-2, यही ना? तो यूनिट के जगह पर वहाँ से रख देंगे, डायमेंशन से ही तो यूनिट निकाला जाता है, आपको समझाए थे।
अब इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो गया, यूनिट वहाँ से रख दो, m1 L1 स्क्वायर T1 माइनस 2। ठीक है, सेकेंड सिस्टम में देख लेते हैं। यहाँ पर तो इसमें निकालना ही वैल्यू है, U2 लिख दो तो यहाँ पर 2 सफिक्स लगाएंगे, m2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2। ठीक है, N2 हमें निकालना है, तो N2 निकालना होगा, क्या करोगे, ये टोटल टर्म को इधर डिवाइड कर देते हैं। N2 निकालना है तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 L1 बाई L2 का स्क्वायर T1 बाई T2 का माइनस 2। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। 1 जो सफिक्स लगा है वह एसआई सिस्टम का है और 2 जो सफिक्स लगा है वह सीजे सिस्टम का है, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लो आप, फिर इरेज करते हैं और ऊपर लिख देते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए, N2 में रखना है 1 हो गया। अच्छा, 1 जो सफिक्स लगा था वह एसआई सिस्टम का है, तो ये बताओ कि एसआई सिस्टम में मास को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, किलोग्राम में, और M2 किस में था, सीजे सिस्टम में, इसमें किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम में। सिमिलरली लेंथ देखो, एसआई सिस्टम में मीटर में और ये सेंटीमीटर में, एसआई में सेकेंड में और सीजीएस में भी सेकेंड में, यही ना। वैल्यू रख देना है, ये 1 kg और ये ग्राम, तो कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो गया बाई 1 ग्राम हो गया। 1 मीटर इजकल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, और ये तो कैंसिल होकर के 1 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और इसमें अब बताओ कितना हो जाएगा, ये हो गया 10 to the power 3, और देखो यहाँ 10 to the power 2 हो जाएगा ना, और ऊपर में 2 मल्टीप्लाई होगा 4, और ये तो 1 हो ही गया, कितना हो गया 10 to power 7। इसका मतलब हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एक सिस्टम में वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग डायमेंशन मेथड का यूज कर सकते हैं। एक और इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको समझाते हैं। चलो, कोई ज़रूरी नहीं है कि नोन ही सिस्टम होगा, अननोन सिस्टम भी हो सकते हैं, तो एक अननोन सिस्टम लेकर के हम समझा देते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट में कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी into a new system in which mass expressed in a kg, length expressed in b meter, टाइम एक्सप्रेस इन सी सेकेंड। तो एक नए सिस्टम बना दिए जिसमें मास को ए केजी में एक्सप्रेस किया जा रहा है, लेंथ को बी मीटर में और टाइम को सी सेकेंड में। इसमें आपको 1 जूल एनर्जी को कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन समझ लेते हैं। क्या लिखते हो, एक तो 1 जूल है, ये वाला तो कौन सा सिस्टम का है, एसआई सिस्टम का है, और एक न्यू सिस्टम हो गया, और एक हो गया न्यू सिस्टम। कोई भी सिस्टम हो उसमें N1 इंटू U1 का प्रोडक्ट क्या बताए हैं, कांस्टेंट ना,
ऐसे लिख देंगे N1 1 जूल एनर्जी न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। यहाँ पर यूनिट एनर्जी का भी तो बताए थे, कितना हो गया mL² T-2। तो एनर्जी का डायमेंशन यहाँ लिख देते हैं mL² T-2, ये ना। ये नए वाले सिस्टम में हमें चाहिए था वैल्यू, सफिक्स 2 लगाते हैं, L² T2-2 निकालना क्या है हमें N2। चलिए तो N2 हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऊपर से इरेज करते हैं, इसको आप उतार सकते हो, उतार लो, हो गया। चलिए आगे बढ़े, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर N2 लिख लेते हैं। N2 यहाँ से देखो, इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आएगा डिवाइड फॉर्म में, हो जाएगा ना। अच्छा m1/m2 रख लो ऐसे, फिर लेंथ कितना हो गया L1/L2, इसका पावर कितना है 2, और फिर टाइम का बताओ कितना हो जाएगा T1/T2 पावर कितना -2, यही ना। चलिए 1 जो सफिक्स लगा है वह कौन सा सिस्टम का है, ऐसा सिस्टम, तो इसमें A kg हो गया। और 2 जो सफिक्स लगा है वह किस में है, न्यू सिस्टम में, जिसमें मास को एक्सप्रेस किया गया है किस में A kg में, तो यहाँ पर A kg लिख दिए। चलो इसमें बताओ, इसमें SI सिस्टम में है सफिक्स 1 वाला, तो 1 मीटर, और इसमें है B मीटर, 1 सफिक्स है 1 सेकेंड, और इसमें C सेकेंड है। बस इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं और क्या, कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट कर लो, 1 हो गया, ये 1/A कट जाएगा ना ऐसे, और यहाँ पर कितना हो गया 1/BA², और यहाँ बताओ 1/C⁻²। इसको ऊपर रख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये बताओ C², और यहाँ पर कितना हो गया AB²। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम लोग एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, दूसरे सिस्टम में अगर कन्वर्ट करना के लिए कहता है तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है सारे सिस्टम में, चाहे वह सिस्टम नोन हो या फिर अननोन हो। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं, वह देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आज इतना ही, थैंक यू।